हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 63वीं बीपीएससी 2019 का जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन का एक क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये चुनाव आयोग से पूछा गया हो और आपको पता होना चाहिए कि 2019 में लोक चुनाव भी हुआ था। आम चुनाव होने के वजह से ये क्वेश्चन आना लाजमी था। तो हमें इसमें क्या क्या बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चुनाव आयोग के बारे में बताना कि चुनाव आयोग संवैधानिक है, कौन से आर्टिकल में है, कहाँ पे इसका चर्चा है। फिर चुनाव आयोग का क्या मुख्य कार्य है उस पर चर्चा करना है। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या क्या कार्य आयोग के द्वारा किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि चुनावी पहचान पत्र, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है कि चुनावी पहचान पत्र में क्या बदलाव आए और कैसे उसमें और अच्छे तरीके से कार्य हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पहले हम लोग इस प्रश्न के अच्छे प्रकार से उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे और अंत में इससे जुड़े जो फैक्ट्स जो आपके पीटी एग्ज़ाम या ऐसे भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे कि आप चुनाव आयोग पढ़ रहे हैं तो आप क्या क्या आपको पता होना चाहिए और कैसे आप हर क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 देश में निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार के साथ ही एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। अब निर्वाचन आयोग का क्या क्या कार्य है। उनका कार्य है मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव को कैसे संचालन करना है उसके बारे में, कैसे चुनाव का निर्देशन देना है, नियंत्रण देना है। तो इसके लिए क्या किया, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन करने का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय की भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स, जो चुनाव आयोग है वो क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। वह कोई भी निर्णय लेगा उसका तो अंतिम निर्णय रहेगा, उस पर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं रहता है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसकी सहायता क्या है कि प्रत्येक राज्य में भी चुनाव आयुक्त एक चुनाव आयुक्त होता है जो उनकी मदद करता है किसी भी राज्य में जहां चुनाव होती है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी होता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो हम लोगों ने बता दिया कि निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्यीय होते थे, लेकिन अब क्या हो रहे हैं, बहुसदस्यीय। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे और साथ में उसके मदद करने के लिए 2 और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो वर्तमान में भी इसी प्रकार से कार्य होता है। अब निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या, उनका प्रमुख कार्य है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कार्य है वह मतदाता सूची को अद्यतन तथा निर्माण करने के काम की देखरेख करता है। अद्यतन मतलब अपडेट करता है, मतलब मतदाता सूची में अपडेट करता है कि कितने लोग अभी हैं, कितने लोग नहीं हैं। नया उसमें बनाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, क्या वो पुराने उसे हटा दिया गया है, फिर नया जो बच्चे जन्म हुए हैं उनको जोड़ा गया। तो इस पर भी
निर्वाचन आयोग क्या करता है, देखरेख करता है। दूसरा कार्य क्या है, वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही चुनाव का समय, कब चुनाव होना है, कैसे होना है, पूरा कार्यक्रम कौन करता है, चुनाव आयोग। तीसरा क्या है, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने के लिए अधिकार है। जो चुनाव आयोग क्या है, स्वतंत्र है, वह जो निर्णय लेगा वो मान्य ही होगा। चौथा क्या है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या करता है, राजनीतिक दल को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में चुनाव आयोग की क्या क्या भूमिका है। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रो दिया, सब कुछ बता दिया, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग का कहाँ संवैधानिक प्रावधान है। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि चुनाव आयोग जो है वो क्या कार्य करते हैं, फिर चुनाव आयोग में कैसे कितने सदस्य होते हैं, कब सदस्य में बदलाव आया, तो हम लोगों ने उस पर चर्चा किया है। अब भूमिका क्या है चुनाव आयोग का, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। आयोग के पास सीमित कर्मचारी एवं अधिकारी होते हैं, अतः चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण होता है। केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य आयोग के नियंत्रण में करना होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों को अपने सुविधानुसार तबादला कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने चर्चा किया है कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इन लोगों के पास सिर्फ सीमित कर्मचारी ही होते हैं, ज़्यादा इन लोगों के पास कर्मचारी नहीं होता है। लेकिन पूरे देश में चुनाव कराना है तो इनके सहयोग के लिए जो भारत का प्रशासनिक मशीनरी है वह उन्हें प्राप्त होता है। जितने भी प्रशासनिक मशीनरी हैं इनके नियंत्रित में, इनके दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं, जो इन्हें आदेश मिलता है उस पर कार्य करते हैं। और निर्वाचन आयोग के पास पूरा अधिकार होता है कि इसका तबादला कर सके, इसको किसी दूसरे स्थान पे या अपने मन मुताबिक किसी भी स्थान पे इसको भेज सकते हैं और उन पे कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इन पर चूंकि निर्वाचन आयोग का कड़ा नियंत्रण होता है, अतः ये निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यों को करते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए क्या है कि जो नौकरशाही है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसे अच्छे प्रकार से कार्य करने पड़ेंगे और उन पर नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग है कि उन पर कड़ा निगरानी रखते हैं, क्या इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, उस पर निगरानी रखते हैं निर्वाचन आयोग। अब उनके क्या क्या कार्य हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम चुनाव की विभिन्न तैयारियां जैसे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था, मतदाता सूची तैयार करवाना, पोलिंग बूथ को चिन्हित करना आदि कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सिंपल सी बात है कि अगर हमें कहीं चुनाव करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र में देखेंगे कहीं अपराध का नियंत्रण करेंगे कि कहीं अपराधी वाला तो क्षेत्र नहीं है। सुरक्षा को मजबूत करेंगे, वहाँ पे सैन्य व्यवस्था सब लगाएंगे, पुलिस लगाएंगे। फिर मतदाता सूची तैयार करवाना होगा कि कितने लोगों का यहाँ इस बूथ पर मत हो सकता है, कितने लोगों को किस समय में किस प्रकार से करेंगे जो अच्छे प्रकार से चुनाव हो सके। फिर पोलिंग बूथ को चिन्हित करना होगा कि इस पुल पे कौन सा ग्राम के लोग आके यहाँ पे चुनाव में मतदान देंगे। तो ये सब कार्य उन्हें करने होते हैं। तो दूसरा मशीनरी लोग क्या कार्य करते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक पार्टियों पर नज़र रखना और आचार संहिता का किसी प्रकार से उल्लंघन ना हो, इसके जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी पर भी होती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्या जानते हैं कि जो राजनीतिक दल वो क्या करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। तो राजनीतिक दल में जब चुनाव प्रचार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग बाहुबल का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग काला धन का प्रयोग करते हैं। तो इस सब पे नज़र बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो वो लोग इस सब में देखते हैं कि आचार संहिता
जो है उनका उल्लंघन ना हो। तो इसका भी जिम्मेदारी किसके पास है? प्रशासनिक अधिकारी के पास ही होते हैं। तीसरा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि भयमुक्त वातावरण बने और कैप्चरिंग आदि की घटना ना हो। इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहना पड़ता है। तो फ्रेंड, जैसा कि पहले हम लोग सुनते थे कि क्या होता था कि आता था सब लोग ऐसे ही मतदान, डर से गुंडे लोग आते थे और क्या करते थे, मतदान पेटी उठा के ले जाते थे, ज़बरदस्ती वोटिंग करवाते थे। तो इस सब के लिए भी कंट्रोल करने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करते हैं कि वहाँ पे भयमुक्त वातावरण नहीं हो। ऐसा नहीं कि कोई कैप्चर कर ले, कोई बूथ को कैप्चर कर ले, मतदान के साथ छेड़छाड़ करे, जो वोटिंग मशीन उसके साथ छेड़छाड़ करे। तो उसके लिए भी जो प्रशासनिक अधिकारी है उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। चौथा क्या है कि इन कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन को पुलिस के अलावा केंद्रीय पुलिस बल भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हो सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो भय मुक्त वातावरण है, जो कैप्चरिंग है, इस सबको कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयुक्त जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करते हैं, तो उन्हें जो स्थानीय पुलिस है और जो केंद्रीय पुलिस है, जो सैन्य बल है, उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सब मुहैया करवाते हैं कि कोई इस प्रकार की परिस्थिति हो तो उससे अच्छे प्रकार से वो निपट सके। पांचवा जो मुख्य कार्य है कि चुनाव के बाद मतपेटी अथवा ईवीएम को मतगणना केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाना तथा वोटों की गिनती करवाना भी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो फ्रेंड्स, अब चुनाव तो हो गया, तो चुनाव होने के लिए बाद क्या होगा, जो मतपेटी है उसको सुरक्षित पहुंचाना, ऐसा नहीं कि उसके साथ छेड़छाड़ हो। उसके बाद जो वोटों का गिनती करवाना भी प्रशासन का प्रमुख जिम्मेदारी होती है। तो फ्रेंड देखिए, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगाइए कि पहला काम क्या होगा कि कहीं आप चुनाव करवाइएगा तो उस क्षेत्र को देखिएगा ना कि वहाँ क्षेत्र कैसा है, सुरक्षा है कि नहीं। अब क्षेत्र देखेंगे कि मतदाता सूची तैयार है कि नहीं, पोलिंग बूथ के चिन्हित करना पड़ेगा कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब दूसरा काम पे क्या नियंत्रण करेंगे, जो चुनाव का प्रचार होगा, जो राजनीतिक दल है वो अच्छे प्रकार से कहीं बाहुबल का प्रयोग तो नहीं कर रहा, कहीं काला धन का तो प्रयोग नहीं कर रहा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहा, तो उस पर हम लोग केंद्रित करेंगे। तीसरा क्या है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो। अगर शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो, कैसे होगा, जब भयमुक्त वातावरण रहेगा। तो उसके लिए क्या, हम प्रशासनिक अधिकारी, जो स्थानीय पुलिस बल है, जो केंद्रीय सैन्य बल है, तो उसको हम लाएंगे, जिस कारण से लोगों के अंदर में एक भय रहेगा कि जो बाहरी लोग हैं वो आके कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, कोई दिक्कतें फैला नहीं सकता। तो इस सब के लिए पुलिस बल। पाँच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो चुनाव तो हो गया, अब जो मतदान पेटी, जो ईवीएम पेटी, उसको क्या करना है कि उसको सुरक्षित कहाँ पहुँचाना है, मतगणना केंद्र पहुँचाना है, फिर उसके बाद गिनती करवाना। तो ये सब काम किसके होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके काम होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में चुनावी पहचान पत्र की भूमिका, जो हम लोग वोटर आई कार्ड होता है तो उसका क्या भूमिका है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग प्रमुख टीएन शेषन ने अगस्त 1993 में चुनाव प्रणाली में सुधार करने तथा चुनावों में धन बल तथा बाहुबल जैसे कदाचार को रोकने के प्रयास में देश के सभी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। आयोग ने नवीनतम तकनीकी एवं नवाचारों का लाभ उठाने के लिए मई 2000 ईस्वी में मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के जो निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख थे TN शेषन, इन्होंने क्या किया, अगस्त 1993 में चुनावी प्रणाली में क्या सुधार लाया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे धन बल का प्रयोग हो रहे हैं, बाहुबल का कदाचार को रोकने के लिए क्या करेंगे, जो मतदाता पहचान पत्र था तो उसको नवीनतम तरीका से उसे ठीक किया। और फिर मई 2000 ईस्वी में मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतलब जो हम लोग के पास ID कार्ड होता है उसमें फ़ोटो भी लगा होते हैं, जिसको इंग्लिश में EPIC भी कहते हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ये बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं।
पहला बात है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक ऐसा पहचान पत्र है जो सभी योग्य मतदाताओं को चुनाव दिवस पर उनकी मतदाता पहचान को सक्षम करने में मदद करता है। जो लोग पहले से मतदाता सूची में नामांकित हैं वे मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने योग्य हैं, जिसे चुनाव कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इन चुनाव कार्डों में व्यक्तिगत विवरण के साथ एक विशिष्ट पहचान संख्या छिपी होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग क्या समझे कि मतदाता फोटो पहचान पत्र जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी करता है। ये जो पहचान पत्र होता है इसमें क्या आता है, एक विशिष्ट संख्या दिया जाता है, विशिष्ट संख्या दिया जाता है। और मतदाता फोटो पहचान पत्र को हम लोग आम भाषा में चुनाव कार्ड के रूप में भी जानते हैं। दूसरा बात क्या है, इसलिए क्या क्यों लाया गया कि चुनावी पहचान पत्र से मतदाता का सही पहचान हो जाती है। इससे वन मैन वन वोट की अवधारणा सुनिश्चित होती है। जो हम लोग का नारा होता है कि वन मैन वन वोट, जो आर्टिकल 326 में भी किया गया है, तो उसमें उसकी अवधारणा की कि एक आदमी पास एक वोट की शक्ति होगी। तो इसको कैसे करेंगे, जब मतदान जो चुनावी पहचान पत्र है उसमें फ़ोटो के साथ उसमें स्पेसिफिक एक नंबर रहेगा, जिस कारण से क्या होगा कि भ्रष्टाचार नहीं हो। तीसरा पॉइंट क्या है, चुनावी पहचान पत्र के प्रयोग से एक से अधिक बार मत डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। इस तरह जाली मतदान पर रोक लगाई गई है। तो पहले क्या होता था कि धन और बाहुबल पे क्या करता था कि एक ही आदमी जाता था, सबके नाम पर वोट डाल देता था, फलना पार्टी को चिल्ला पार्टी को डालता था। तो इस प्रकार अब क्या गया कि अब उसमें विशिष्ट नंबर है, साथ ही साथ फ़ोटो है। अब फ़ोटो मिलाएगा, वो नंबर मिलाएगा, तो इससे क्या होगा कि जाली मतदान पर रोक लगेगा। चौथा पॉइंट क्या है, चुनावी पहचान पत्र के द्वारा वही व्यक्ति मत डाल सकता है जिसका विवरण पहचान पत्र में उल्लेखित है। अतः इससे पहचान पत्र धारण करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। अब इसमें क्या चुनावी जो पहचान पत्र है उसमें क्या होगा कि व्यक्ति का जो मत वही डालेगा जिसका पहचान पत्र में उल्लेख है। अब सिंपल सी बात है कि अगर अब क्या हो गया, जो लोग हैं आम आदमी हैं उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो गया, किसमें, राजनीतिक में। जो भारतीय नागरिक हैं उनका प्रतिनिधित्व अब सुनिश्चित हो गया, वो भी कहेंगे कि हमने चुना है। पांचवा क्या है कि चुनावी पहचान पत्र शुरू होने से पहले एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के भी मत डाल सकता था, लेकिन चुनावी पहचान पत्र से अब ऐसा करना संभव नहीं है। तो पहला भी हमने बताया कि मान लीजिए कोई घर दिल्ली में कमा रहा है, कोई लड़का बम्बई में कमा रहा है, तो वो आ नहीं पाया वोट देने के लिए, तो उनके जो स्थानीय लोग होते हैं क्या करते हैं, उनके नाम पर भी वोट डाल सकते थे पहले। लेकिन अब उस प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि अब जिस आदमी का वो फ़ोटो है, जिस आदमी का वो नंबर स्पेसिफिक नंबर है, तो अगर वही सामने रहेगा तभी वो ऐसा कर सकता है। छठा क्या है कि चुनावी पहचान पत्र के प्रयोग से चुनाव के दौरान स्थानीय लोगों के बीच होने वाले तनाव के साथ लड़ाई झगड़ों एवं फर्जी मतदाताओं पर भी रोक लगी है। तो फ्रेंड, जैसा कि गांव में हम लोगों को देखने को मिलता है, क्या होता था कि कोई एक आदमी 5 आदमी का 6 आदमी का वोट डालता था, तो जिस पार्टी के लोग के समर्थक होते थे वो आपस में लड़ते थे, तनाव होते थे कि फलना आदमी क्या किया, जाके उसके नाम पे वोट डाल दिया। लेकिन अब क्या है कि जिस आदमी का वोटर आई कार्ड रहेगा वही जाके वोट डालेगा, तो इसमें लोगों में तनाव ही नहीं रहेगा। अब उसके ऊपर मन है किसको वोट डालेगा किसको नहीं डालेगा, तो इससे क्या होगा, फर्जी मतदाताओं पर भी रोक लगेगा। अब जो वोटर आई कार्ड है उसका जो चुनाव कार्ड है उसका और क्या उपयोग है उस पे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा चुनाव कार्ड न केवल चुनाव वोट डालने के लिए उपयोगी है, बल्कि यह बैंक खाता खोलने, नया गैस कनेक्शन करवाने, पासपोर्ट अथवा वीज़ा कार्ड बनाने से लेकर ट्रेन यात्रा हेतु ऑनलाइन आरक्षण के लिए पहचान प्रमाण तथा पता प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है कि जो हम लोग का जो वोटर आई कार्ड है उसको हम क्या क्या चीज़ में और उपयोग ला सकते हैं। जैसे बैंक खाता खुलवाना है वहाँ पे इसका प्रयोग में ला सकते हैं, नया गैस कनेक्शन लेना है उसमें, पासपोर्ट बनाना है, वीज़ा बनाना है, तो सब में, और ट्रेन की यात्रा करने के लिए ऑनलाइन में पता क्या, नाम असली पता क्या है, स्थान मतलब स्थान, तो उस सब में भी क्या होता है कि जो वोटर आई कार्ड है, जो चुनाव कार्ड है, उसका भी प्रयोग होता है। आजकल लगभग प्रत्येक सरकारी एजेंसी, बीमा कंपनी अथवा बैंक एजेंसी जैसे बंधक कंपनी और दवा कंपनी मतदाता पहचान संख्या की मांग करती है।
तो फ्रेंड्स हम लोग भी अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है कि जो मतदाता पहचान संख्या वो यूनिक होता है, वह किसी दूसरे से मेल नहीं खाता है। इसलिए जितने भी बैंक एजेंसियां होती हैं, जिस प्रकार की एजेंसियां होती हैं, सब लोग वो मतदाता पहचान पत्र का जो संख्या है उसका मांग करते हैं कि दीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है तो चुनावी तालिका में पंजीकृत करने के लिए भी एक मतदाता पहचान पत्र आवश्यक है। मतलब आप अपने स्थान से जाके दूसरे स्थान जा रहे हैं, अगर वहाँ चुनाव में आपको भाग लेना है तो आप वहाँ पे भी अपना मतदाता पहचान पत्र आपको दिखाना आवश्यक है। अब इसमें थोड़ा सा और क्या बदलाव ला सकते हैं कि भविष्य में चुनाव कार्ड में चिप्स के अंदर बायोमेट्रिक रूप से डाटा जैसे डिजिटल हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट सन्निहित किया जा सकते हैं। और जो पहचान पत्र, जो वोटर आई कार्ड, उसको और भी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए हम लोग और इसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। इसमें क्या डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट दे देंगे तो किसी प्रकार से किसी भी लोगों के द्वारा इसमें क्या होगा, कोई दिक्कतें नहीं हो सकती, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरतापूर्वक से जांच कर चुके हैं और इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है हम लोगों ने उस पर भी चर्चा कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा डू यू नो के बारे में समझेंगे। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा चुनाव आयोग, तो उससे रिलेटेड क्या क्या और पॉइंट्स, आपको क्या क्या तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 324 में बोलता है कि चुनाव आयोग होगा। जैसे कि आर्टिकल 326 में बोलता है कि सभी लोग चुनाव देंगे जो वयस्क मताधिक आदमी हैं, मतलब जिसकी उम्र 18 साल पूरा हो चुकी है, वो अब चुनाव दे सकते हैं। अब चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव अभी हैं। इससे पहले क्या था, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि 1989 तक में क्या था, निर्वाचन आयोग सिर्फ एक सदस्यीय था, लेकिन बाद में अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग में 3 हो गए, मतलब एक मुख्य चुनाव आयोग हो गए और 2 अन्य। अब हम लोगों ने ये भी बता दिया कि जो मुख्य चुनाव आयोग है, जो 2 अन्य चुनाव आयोग है, उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब जो मुख्य चुनाव आयोग है उसका कितना हो सकता है एज, मतलब वो उसका कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष तक हो सकता है या 65 वर्ष तक ही हो सकता है, मतलब से 2 में से जो पहले पूरा होगा उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो अन्य आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष है या फिर उनका 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे प्रथम चुनाव मुख्य आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थे, वीएस रमा देवी थी। ये 9वां चुनाव आयुक्त थे ऐसे टोटल में, और पहला महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, वीएस रमा देवी। अभी जो वर्तमान में है तो अभी 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो कि सुशील चंद्रा हैं, और जो 2 अन्य आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार और दूसरा नाम है अनूप चंद्र पांडे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि भारतीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं, और यह प्रारंभ 25 जनवरी 2011 ईस्वी को, जब उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इनकी शुरुआत किया था। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दल की संख्या 8 है। अब हम लोगों ने एक और बात चर्चा किया था ईवीएम का। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका पहला बार प्रयोग पारूर केरल में हुआ था 50 बूथ विधानसभा में, और कब हुआ था, मई 1982 में। फिर उसके बाद नवंबर 1998 में एमपी में 5 स्थान पे, राजस्थान में 5 स्थान पर और दिल्ली में 6 स्थान पर विधानसभा चुनाव में हुआ था। फिर उसके बाद 1999 में पूरा विधानसभा चुनाव ईवीएम के द्वारा कहाँ संचालित हुआ था, वो गोवा में हुआ था। फिर अगला संपूर्ण आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग 2004 में हुआ। उसके बाद सारे आम चुनाव और साथ ही साथ
सारे विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग 2009 से शुरू हो गया और आज हम लोग ईवीएम के द्वारा ही मतदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।